नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नव भारत क्लासेज में। आज जैसा कि हम आपसे वादा किए हैं कि डेली रात के 9 बजे हम आपको एनसीईआरटी लेके आएंगे। तो हम अभी तक क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का बुक चैप्टर 6 तक पढ़ चुके हैं। आज 7वां अध्याय पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है राज्य से साम्राज्य। अब देखिए, आप जन पढ़ लिए, जन से जनपद पढ़ लिए, जनपद से आप क्या पढ़ लिए? महाजनपद। अब आप जो है साम्राज्य की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग कहाँ बढ़ेंगे? साम्राज्य की ओर। ठीक है। देखिए, रोशन के रुपये। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे क्या करना था? एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? बच्चा जो होता है ना, बच्चा के दिमाग में तरह तरह के सवाल आते रहते हैं। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आखिर शेर का चित्र यहाँ पे क्यों बना हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में रोशन के रुपये वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाए। ठीक है। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। अब जिन शेर का चित्र हम देखते हैं उनका क्या है? लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने कल आपको सारनाथ का दिखाए थे। ठीक है, स्तंभ। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। मतलब अशोक के राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, ये हम आगे देखेंगे। देखिए, यही है आपको स्तंभ, शेरों वाला स्तंभ। ठीक है। कह रहा है, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ अर्थशास्त्र जो है यहाँ राजनीतिक शास्त्र है। यहाँ अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स का बुक नहीं। ठीक है। तो ये किसने लिखे थे? चाणक्य लिखे थे। चाणक्य का ही नाम कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है। अब देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में जान लें कि मौर्य साम्राज्य का जो है संस्थापक जो थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और वो चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर, धनानंद को गद्दी से हटाकर वो मौर्य साम्राज्य स्थापित किए और मगध पे राज किए। ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। किनकी सहायता से? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से। और चंद्रगुप्त किनको हटाए थे? इनके किनके जो किनको हटा के गद्दी पे बैठे थे? तो धनानंद को हटा के ये गद्दी पे बैठे थे। धनानंद किनके पुत्र थे? महापद्मानंद के पुत्र थे। ठीक है। नंद वंश के शासक थे धनानंद, जिनके काल में ये सिकंदर महान जो है यहाँ आक्रमण करने आए थे, लेकिन नदी के उस पार से ही क्या करके उनकी सेना लौट गई। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। और यहाँ पे जो है उनका सामना इससे पहले कहा, जब वो मगध पे आक्रमण करने वाले थे उससे पहले उनका किससे युद्ध हुआ था? तो राजा पौरस से युद्ध हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो आप चंद्रगुप्त के बाद कौन शासक बने? चंद्रगुप्त के बाद बने उनके बेटे बिंदुसार। ठीक है। जो चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद कौन बने? अशोक बने। ठीक है।
तो बिंदुसार के बाद अशोक बने, जिनका कहानी यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, पीटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद हो गया बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद कौन हो गए, दशरथ हो गए, ठीक है। ये सब क्रम आपको पूछ सकता है। सबसे जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे, बृहदत्त थे, जिसको किसने मारा था, पुष्यमित्र शुंग ने मारा था, जो उनके सेनापति थे। मौर्य साम्राज्य के क्या थे, वो सेनापति थे, मगध के वो सेनापति थे। उसने क्या किया, अंतिम शासक को मार के शुंग वंश का वहां पे यहाँ पे स्थापना किया, ठीक है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से आगे देखेंगे मानचित्र। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। यहाँ पे कह रहा शायद नगरों में कौन कौन रहा करते थे, व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के एक बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों, पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। बहुत बड़े क्षेत्र में क्या थे, किसान और पशुपालक बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। अब देखिए साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, ठीक है, तो इलाका अलग अलग था और हर एक इलाका में क्या होता था, अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे अभी देखिए बिहार में है, तो बिहार में पटना आइएगा तो अलग भाषा बोला जाएगा, थोड़ा सा इससे डिफरेंट हाजीपुर हो जाएगा, उससे आगे बढ़िएगा मुजफ्फरपुर में तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अलग अलग इलाका में अलग अलग भाषा बोला जाता था। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते। उस टाइम में क्या था, अलग अलग भोजन का प्रकार भी था, अलग अलग पोशाक भी पहनता था। देखिए अब यहाँ पे दिया है कि वंश, वंश किसको बोलते हैं, वंश किसको बोलते हैं, तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश तीन महत्वपूर्ण, मौर्य वंश में क्या हुए, तीन महत्वपूर्ण राजा हुए, कौन कौन, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ये कौन हुए, तीन महत्वपूर्ण राजा हुए। महत्वपूर्ण मतलब हुआ कि ये अपने क्षेत्र का विस्तार किए, इसीलिए महत्वपूर्ण हुए, ठीक है। अब यहाँ एक देखिए दिया हुआ है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। अब बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका पीटी का बन गया कि भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से अलग थे, ठीक है। तो कौन से राज्य थे मौर्य सम्राट से अलग, तो त्रिपुरा था अलग, क्या था, त्रिपुरा अलग थे मौर्य साम्राज्य से, ठीक है। नागालैंड था, और कहा था, नागालैंड, ये क्या थे, मौर्य साम्राज्य से अलग थे, मौर्य साम्राज्य में ये नहीं आते थे, ठीक है। मेघालय हो गया, असम हो गया, मेघालय और असम ये क्या थे, मौर्य साम्राज्य से अलग थे, मौर्य साम्राज्य में ये शामिल नहीं थे, ठीक है। उसके बाद एक और आ जाएगा सिक्किम, और कौन सा आ जाएगा, सिक्किम। ये जो थे, ये भारत के जो राज्य थे, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, असम और सिक्किम, ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आते थे। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से अलग थे, ठीक है। तो ये सब राज्य क्या थे, मौर्य साम्राज्य से अलग थे। चलिए हम आते हैं पॉइंट पे। तो यहाँ क्या कर रहा है, लाल बिंदुओं से दिखाया गया है सारे इलाके जो मौर्य साम्राज्य के भीतर में थे। देख सकते हैं आप लोग, दिखाई दे रहा होगा लाल रंग, देखिए दिख रहा है ना, ये सारे क्या थे, मौर्य साम्राज्य के
अंदर अंदर थे। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए लंपक, कंधार, ठीक है, मनसेरा, ये सब क्या थे, मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। अब यहाँ पे कह रहा है राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। कह रहा है साम्राज्य राज्य जो है साम्राज्य से ऐसे भिन्न है कि साम्राज्य के राजाओं से क्या होते हैं, राजा सम्राट कहलाते हैं, साम्राज्य के राजा सम्राट कहलाते हैं, उनको ज्यादा सेना की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ज्यादा सेना का उसके बाद क्या होता है, सम्राट को राजा की तुलना में ज्यादा संसाधन की जरूरत पड़ती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की क्या होती है, जरूरत होती है। भाई ज्यादा सेना रखेंगे तो उनको तो वेतन देना पड़ेगा, तो वेतन देना पड़ेगा तो कहां से आएगा, तो वो कर के माध्यम से, इन टैक्स के माध्यम से क्या करते थे, प्रजा से वसूल करते थे। अब कह रहा है यहां साम्राज्य का प्रशासन, साम्राज्य का प्रशासन, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र, ठीक है, जो राजधानी थी मगध की, पाटलिपुत्र पे और इसके आसपास के इलाकों में क्या था, सम्राट का सीधा नियंत्रण था। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। क्या करता था, टैक्स वसूल करने के लिए क्या करते थे, अधिकारी नियुक्त करते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। क्या करते थे, उनको सजा भी दी जाती थी। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। अब यहाँ पे क्या दिया जाता था, वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। अब संदेशवाहक जो है क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और अधिकारियों पे क्या रखते थे, नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। अब क्या करते थे, सबसे ऊपर कौन थे, सम्राट थे। क्या करते थे, वो राज परिवार वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पे नियंत्रण रखते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। अब जो था छोटे छोटे जो क्षेत्र थे उन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी, जैसे कि मान लीजिए हो गया आपका बिहार की राजधानी पटना, उसी तरह यहाँ पे क्या थे, ये तक्षशिला और उज्जैन प्रांतीय राजधानी थी। ठीक है, कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल या गवर्नर बना कर भेजा जाता था। अक्सर क्या होता था, राजा अपने पुत्र को राज्यपाल या गवर्नर बनाकर वहां पे भेज देते थे। ठीक है, कि जाओ तुम वहां पे शासन करो, देखरेख करो वहां पे कि सब कुछ सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे अभी भी होता है ना, राज्यपाल होते हैं ना, राज्य के राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, उसी तरह पहले भी था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। अब कहा जा रहा है प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और उत्तर पश्चिम कंबल और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध थे। क्या थे, कीमती पत्थर के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। संभव है कि संसाधनों नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले
लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। जंगल वाले लोग क्या थे, काफी हद तक स्वतंत्र थे। सम्राट के अंदर उनका जो है भय नहीं था, ठीक है, सम्राट से वो अलग थे काफी हद तक, पूरा नहीं, ठीक है। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे। वो अलग थे, लेकिन वो क्या देते थे, हाथी लाके देते थे, लकड़ी देते थे, मधु देते थे और मोम देते थे। अब देखिए एक शब्द यहाँ पे आया है नजराना। देखिए भाई नजराना होता क्या है, तो जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो कर क्या हो गया, नियमित ढंग से, और नजराना अनियमित, ठीक है। यहाँ पे कुछ झलक दिया गया है, वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बाद बाकी जब हम आगे मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसके बाद उसमें चंद्रगुप्त की भी कहानी बताएंगे, ठीक है, बिंदुसार की कहानी बताएंगे, अशोक की कहानी बताएंगे, अशोक का फिर जो है धीरे धीरे पतन कैसे हो गया मौर्य साम्राज्य का, थोड़ा बहुत इसमें हम बता देते हैं, लेकिन विस्तृत जानकारी आगे आपको मिलेगी। चलिए, राजधानी में सम्राट मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। अब मेगास्थनीज कौन थे, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, और किनके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, ठीक है। जहां हम उसके विवरण का एक अंश दें, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक ऐसे सोने की पालकी में ले जाया जाता था, उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर हाथियों पर सवार रहते थे। अब कह रहा है यहाँ पे मेगास्थनीज जो है विवरण दिए हैं कि सम्राट विशेष अवसर पर जनता के सामने आते थे, ठीक है, और उनको किसके लिए लाया जाता, सोने की पालकी में लाया जाता था, और उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार होते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। अब देखिए ये जो है मेगास्थनीज वर्णन दिए हैं यहाँ के राजा के बारे में। क्या, तो भाई एक शोभा यात्रा के द्वारा राजा निकलते हैं और सोने के पालकी में निकलते हैं। उनके चारों ओर क्या रहते हैं, चारों ओर जो है कुछ अंगरक्षक पेड़ लेके चलते हैं, और पेड़ के ऊपर क्या रहता है, प्रशिक्षित तोता रहता है, ताकि मान लीजिए उसका कोई भी किसी भी तरह का उसको जो है असुविधा लगे कि भाई हमला होने वाला है, तो वो क्या करते हैं, सचेत कर देते हैं। ऐसा उनको ट्रेनिंग दिया जाता था तोता को, ठीक है। उसके बाद क्या रहते थे, हथियारबंद महिलाओं से घिरे हुए रहते थे राजा। और तीसरी बात, वो एक साथ जो है ना 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं रहते थे, अलग अलग कमरे में रहते थे। आज इस कमरे में तो दूसरा दिन किस कमरे में रहेगा वो किसी को नहीं पता रहता था, ठीक है। और कहता है, और पाटलिपुत्रा के बारे में वो जो बोले हैं मेगास्थनीज, उनके बारे में देखिए, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, क्या है, 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। ऐसा कौन बोले थे, मेगास्थनीज चर्चा किए थे, ठीक है। अब कह रहा, राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे, क्यों चखते थे भाई, क्योंकि राजा को कोई खाने में विष मिलाकर ना दे दे, ठीक है, तो इसीलिए वो चखते थे। इसीलिए एक कहानी है यहाँ पे आपको इनके बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में। चाणक्य क्या करते थे, चंद्रगुप्त के खाना में शुरू से ही धीरे धीरे क्या देते थे, विष देते थे, ताकि कोई भी उस पर विष का आक्रमण करके विष मिला के खिला के उसको मार ना दे, ठीक है। वही विष जो है धीरे धीरे क्या हुआ, विष जो होता है तो आदि हो जाता है, उस पर क्या होगा, असर नहीं होगा विष का, ठीक है, उस पर क्या होगा,
विष का असर नहीं होगा। तो वही क्या किए, इनकी पत्नी जो है एक दिन खाना खा ली और उनके पेट में कौन थे, बिंदुसार थे। ठीक है, उनके पेट में बिंदुसार थे और वो विष भरा खाना खा ली और वो मृत्यु की ओर अग्रसर थी। तभी जो है चाणक्य क्या किए, उनके उदर को फाड़ के बिंदुसार को निकाल लिए। तो वो देखे कि ऐसे भी जो है ये बचेगी नहीं, और इनके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो क्या है, मगध का उत्तराधिकारी है। तो वो सोचे माँ को नहीं तो बच्चा को, ऐसे भी तो मरना ही है, विष खा लिया तो बच्चा को कम से कम बचा लिया जाए। तो देखिएगा एक जो है सर पे, बिंदुसार के सर पे जो है थोड़ा सा दाग रहता है, जहां भी आप उसका चित्र देखिएगा वो उसी विष का असर है। ठीक है, इसीलिए उनका नाम बिंदुसार रखा गया था, उनके सर पे एक काला दाग आ गया था, इसीलिए उनका नाम बिंदुसार रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशोक एक अनोखा सम्राट। अब देखिए, चंद्रगुप्त बने, चाणक्य की सहायता से गद्दी पे बैठे, धनानंद को हटा के। ठीक है, और चंद्रगुप्त के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना, बिंदुसार बने उनके उत्तराधिकारी, उनके पुत्र। और बिंदुसार के बाद कौन बने, अशोक बने। ठीक है, कह रहा है अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। देखिए, उनके ज्यादातर अभिलेख क्या है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। इनका अभिलेख आपको जो है अरमाइक लिपि में भी है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर अभिलेख क्या है, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत लिपि में। इनका कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी पाया गया है। तो ये क्या किया, अशोक को इसीलिए प्रसिद्ध शासक बोला जाता है कि ये क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किए। ठीक है, अब देखिए कहता है अशोक का कलिंग युद्ध। देखिए, जब चंद्रगुप्त शासक बने यहाँ के और जब बिंदुसार शासक बने यहाँ के, तो दोनों में से किसी ने भी कलिंग पे आक्रमण नहीं किया, उससे दोस्ताना संबंध बना के रखे, कलिंग पे आक्रमण नहीं किए और ना ही उनको अपने साम्राज्य में मिलाए। चाणक्य कभी भी जो है चंद्रगुप्त को ये सजेशन नहीं दिए कि जाके कलिंग पे आक्रमण करो और उनको अपने साम्राज्य में मिला लो। लेकिन अशोक क्या किए, देखिए अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग जो है अभी क्या नाम है उसका, उड़ीसा। ठीक है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए जब अशोक कलिंग पे युद्ध किए, कलिंग से युद्ध किए, तो वहां भीषण काटमार हुआ। लाखों की सेना में जो है लाखों की सेना हताहत हुई, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बंदी बना लिए गए। ठीक है, इस हताहत को देख के, इस खूनी खेल को देख के अशोक का दिल जो है पिघल गया। ठीक है, और कलिंग युद्ध के बाद ही वो अपना क्या किए, अस्त्र त्याग दिए। अब देखिए एक दिया हुआ है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। कलिंग का युद्ध करता का अभिलेख जो है, अभिलेख क्या करता है, वर्णन करता। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आपको आ गया पीटी का या आपका वनडे जो भी एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हैं उसका, कि राजा बनने के कितने साल के बाद अशोक कलिंग पे आक्रमण किए या कलिंग विजय किए। तो 8 साल के बाद। कितने साल के बाद, 8 साल के बाद। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। अभी आपको बोले लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग बंदी बना लिए गए थे, कितना, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से ज्यादा लोग क्या हुए, मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। इससे क्या हुआ, अपार दुख हुआ अशोक को। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और शर्मन भी मारे जाते हैं। इसमें क्या होता है, ब्राह्मण भी मारा जाता है। युद्ध में थोड़ी देखा जाता है कि भाई सामने कौन है, जो आया सो मारा जाता था। ठीक है, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को क्या करते हैं, खो देते हैं।
इसलिए मुझे, देखिए क्या कह रहे हैं अशोक, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। उसके बाद अशोक क्या किए, बौद्ध को धारण कर लिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करे। अब अशोक क्या बोले कि मेरे बाद जो है मेरा बेटा और मेरा पोता भी क्या करे, युद्ध नहीं करे। जब ये बौद्ध धर्म को अपना लिए तो ये अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। क्या, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि अशोक ने किनको जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, तो किनको, संघमित्रा को और महेंद्र को। देखिए आपका अशोक का धर्म क्या था, क्या कह रहा है कि अशोक का धर्म क्या था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। वो क्या कहते थे, जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, उसी तरह उनका कर्तव्य है कि किनका कर्तव्य है, राजा का, अपनी प्रजा को निर्देश दे। ठीक है, ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। एक मिनट रुक जाइए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो आगे क्या कहा गया है, आगे कह रहा है यहाँ पे, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। ऐसी कई समस्याएं थी। ठीक है, अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। अब अशोक क्या महसूस किए कि भाई इन समस्या का निदान उनका क्या है, कर्तव्य है। राजा का कर्तव्य है कि इस समस्या का निदान किया जाए, भाई दास और नौकर के साथ क्रूर व्यवहार नहीं किया जाए। ठीक है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। वो क्या किए, धम्म महामात का नियुक्ति किए। यहाँ से एक आपका पीटी का या वन डे का क्वेश्चन आपका निकल सकता है। किसका नियुक्ति किए थे, धम्म महामात का नियुक्ति, नाम के अधिकारी को नियुक्त किए थे। किसके लिए, कि वह जगह जगह जाए और धम्म का शिक्षा दे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर गुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं। अब वहां पे अधिकारी को निर्देश दिए कि भाई उनको पढ़ के सुनाइए जो अनपढ़ है। ठीक है, जो भी राजा का निर्देश है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में क्या भेजे, दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। आपको बताए कि अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजे थे, श्रीलंका भेजे थे। और सीरिया, मिस्र, ग्रीस में क्या भेजे, अपने दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। वो क्या किए, सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। अब मनुष्य और जानवर का जो है चिकित्सा की भी क्या किए, वो व्यवस्था किए। देखिए एक चीज आप यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा होगा आपको,
ये पत्थर की मूर्ति है, ये कहाँ पे मिला है? बिहार के रामपुरवा में मिले हैं। देख लीजिए कहाँ पे, यह बिहार की रामपुरवा में मिले हैं। यह मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। ठीक है, ये उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति है। ठीक है, ये कहाँ पे मिला है? देखिए एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, बिहार में कहाँ पे मिला है? रामपुरवा में मिला है। ठीक है, और इसको कहाँ पे रखा गया है? राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन एक यहां से आ सकता है। कहता है अपनी प्रजा के लिए अशोक के निर्देश। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। ये कर्मकांड क्या है? किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये आपको बीपीएससी या यूपीएससी के मेंस के लिए ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या है? ठीक है, ये आप सामान्य जानकारी के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। रीतियां क्या हैं? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना और बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म का निंदा करना, दोनों ही गलत है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब गलत है। ये आपका पीटी में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, पीटी या वन डे एग्जाम जो भी है उसमें हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा क्या पहुंचाता है? अपना नुकसान पहुंचाता है अपने धर्म को। तो यानी कि दूसरे धर्म का बुराई नहीं करना चाहिए। भाई अपने धर्म को मानो, ठीक है, अपने धर्म का तुम बड़ाई करो, लेकिन दूसरे भी धर्म का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। ठीक है, इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। हर सब धर्म का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। अपने धर्म को मानना चाहिए, उसका प्रशंसा करना चाहिए। ठीक है, बड़ाई करना चाहिए, लेकिन दूसरे भी धर्म का बुराई नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ एक लिपि दिया, कहा गया है ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये अ अक्षर है। आपको जब हम पहला क्लास ले रहे थे तो आपको बताए कि भाषा और लिपि में क्या है? अंतर है। देखिए अ ये आरंभिक लिपि है। ठीक है, ऐसे अ लिखा जाता था। ये देवनागरी लिपि है यानी हिंदी। ये बांग्ला है, ये मलयालम है, ये क्या है? तमिल है। ठीक है, एक ही चीज लिखा हुआ है लेकिन क्या है? लिपि अलग अलग है। भाषा और लिपि में क्या होता है? अंतर होता है। यदि किसी का नाम राम है, ये क्या हो गया? ये हो गया देवनागरी लिपि में। ये क्या हो गया? ये देवनागरी लिपि में है। और यही यदि हम RAM राम लिखते हैं तो ये कौन सा लिपि हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? रोमन लिपि हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, भाषा और लिपि में अंतर होता है। चलिए आपका यहीं पे जो है समाप्त हुआ। ये बहुत छोटा सा इसमें दिया हुआ है, बहुत कम दिया हुआ है। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक छोटा सा आप जान लीजिए, जो कि आपका जानना जो है बहुत ही जरूरी है। आप कहीं नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। तो क्या देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। आपको जो मौर्य साम्राज्य का जो एक श्रेणी है वो हम आपको बता रहे हैं। तो पहला कौन थे? संस्थापक थे चंद्रगुप्त। ठीक है, इसके बाद इसके पुत्र कौन बने? बिंदुसार। कौन बने? बिंदुसार। बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा आपको बता दिए हम। ठीक है, इसके बाद इनके पुत्र कौन बने? अशोक। ये तीनों जो थे, ये तीनों बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार किए थे। इसलिए इन तीनों ये जो प्रमुख शासक थे यही थे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। अशोक के बाद कौन राजा बने? दशरथ।
ठीक है। अशोक के बाद कौन राजा बने? दशरथ। दशरथ के बाद संप्रति, कौन बने? संप्रति। दशरथ के बाद कौन राजा बने? यहां से यहां आ जाइए, यहां से यहां। तो दशरथ के बाद संप्रति राजा बने, उसके बाद शालीसुका, के बाद शालीसुका, शालीसुका। आपको क्वेश्चन दे सकता है कि इनमें से कौन मौर्य वंश के राजा नहीं है, ठीक है। उसमें आपको कालीसुका के बाद देववारमन, देववारमन कौन थे? देव, देव होगा, कौन थे? देववारमन, देववारमन के बाद कौन बने? देववारमन। देववारमन के बाद सतधनवन, सतधनवन, सतधनवन। उसके बाद बृहदत्त, ठीक है, बृहदत्त, ठीक है। तो बृहदत्त बने सबसे, जो है लास्ट में कौन बने? बृहदत्त। सबसे अंतिम शासक मौर्य साम्राज्य के, मौर्य वंश के कौन थे? बृहदत्त थे, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिए, फटाफट याद कर लीजिए। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद दशरथ, संप्रति, शालीसुका, देववारमन, सतधनवन, उसके बाद बृहदत्त। बृहदत्त को किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंग ने मारा था, और जो कि इनके सेनापति थे। सेनापति इनको मार के क्या करे? शुंग वंश के स्थापना किए यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटा सा झलक था मौर्य साम्राज्य का। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे जो चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है, उसमें इसका वृहत जानकारी वहां से आपको हम देंगे। ज्यादा से ज्यादा वहां पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो इसमें दिया हुआ था उतना आपको हम बता दिए, ठीक है। तो चलिए कल फिर हम मिलते हैं इसी समय में नेक्स्ट चैप्टर लेके, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को इससे फायदा हो रहा होगा। जो भी आपका वनडे एग्जाम हो या पीटी हो, उसमें बहुत हद तक आपको ये फायदा ही करेगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं इसी समय में आप लोग से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।